तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। भारत का स्वर्णिम इतिहास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और इतिहास की नई कड़ी के साथ प्रस्तुत हूँ और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो जो सलीम है, सलीम के बाद जो जहांगीर है, उसके बाद उसके बेटे की बात करने वाले हैं। तो वो बेटे का नाम क्या होगा? उसका शाहजहां, और जिसका नाम था खुर्रम। तो आज सारी जो चर्चा इतिहास की रहेगी उसी के ऊपर रहेगी और कई प्रकार के जो तथ्य हैं वो समझ में आएंगे आपको और एक नई नई क्या है जानकारी आपको मिलेगी इतिहास के बारे में। तो जिसकी आज हम बात करने वाले हैं ये वही है जिसको क्या है इतिहास पर क्या है एक इनके न्यायप्रियता और शासन, न्यायप्रियता और वीरता और के रूप में जाना जाता था। लेकिन क्या है लेटर काल में जब जैसे जैसे समय बढ़ता गया उनको क्या है उनकी आशिकी के लिए जाने लगा, आशिकी के लिए जाने लगा। इन्होंने ही क्या है प्रसिद्ध कहेंगे प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण कराया था आगरा में। तो लाल किले का भी निर्माण इन्होंने करवाया था और लेकिन क्या है लाल किले का निर्माण ऐसा कहा जाता है कि इनका पुनरुत्थान क्या है इन्होंने करवाया था और बाकी अकबर काल में से भी क्या है लाल किला का निर्माण चल रहा था। लेकिन इनका जो सुव्यवस्थित लाल किले का निर्माण इन्हीं नहीं करवाया था। किसने? शाहजहां ने। तो एक प्रकार से कई और इनको स्थापत्य कला जो है, स्थापत्य कला का एक स्वर्ण युग भी कहा जाता है शाहजहां के काल में। तो आगे कहानी में प्रवेश करते हुए और ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में, एक प्रकार से जानेंगे शाहजहां के बारे में। सबको पता है शाहजहां और इनकी कई सारी बेगम हुई और बहुत सारी बेगम है इनकी, जिसमें कि क्या है जो लोकप्रिय बेगम वो थी मुमताज बेगम, जिनको वो क्या है मुमताज बेगम की उपाधि थी। उनका मूलता नाम कुछ और था और लेकिन क्या है आगे चल के वो उनको मुमताज की उपाधि प्राप्त हुई और उसके बाद क्या है उनकी याद में ही क्या है एक प्रकार से ताजमहल का निर्माण हुआ। और ये जो ताजमहल का निर्माण है पहले बुरहानपुर में बनने वाला था, लेकिन क्या है बुरहानपुर से दूरी बहुत ज़्यादा थी। कहाँ की? आगरे की। लेकिन क्या है किसी कारणवश क्या है वो बुरहानपुर ना बन के कहाँ पर बन गया? आगरे में बन गया। तो इस जो हमारा ताजमहल के बारे में भी बात करेंगे, मुमताज़ के बारे में और अलग से एक वीडियो बनाएंगे शाहजहां और मुमताज़ के बारे में। फिलहाल आज हम शाहजहां के प्रारंभिक जीवन और कौन कौन से उनकी धार्मिक नीति हुई है, युद्ध हुए हैं, विद्रोह हुआ है, सब उनके जीवन के बारे में और शासनकाल के बारे में चर्चा करने वाले। तो चलिए चर्चा करते हैं उनके। तो पहले तो हम क्या है जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य भारत चल रहा है, मध्य भारत का इतिहास चल रहा है और उसमें भी क्या है मुगल काल चल रहा है। ठीक है, शाहजहां का शासनकाल देखें तो 1628 से लेकर 1658 तक इनका शासनकाल रहा है। कहाँ रहा है? 1628 से लेकर 1658 तक क्या है इनका शासनकाल रहा है। ठीक, जन्म की बात करें तो 5 जनवरी को जन्म हुआ है 1592 में। कब हुआ है? 5 जनवरी 1592 में जन्म हुआ है। ठीक है, माता की बात करें, इनकी माता कौन है? तो जगत गोसाई बिल्किस मकानी इनकी माता का नाम है। और पिता का नाम सबको पता है क्या है? पिता का नाम सबको पता है क्या है? जहांगीर सलीम। उसके बाद पूरा नाम बात करें अल आजाद आबुल मुजफ्फर साहब उद्दीन मोहम्मद, तो पूरा नाम ये है। और जीवन संगनियों की बात करें तो बहुत सारी बेगम है इनकी, जैसे कि शाह आरा बेगम, ये तो क्या है मुमताज जो है मुमताज बेगम उनकी बड़ी पुत्री थी। और जहाँ ऐसा माना जाता है कि जो शाहजहां है उनको जो जहां आ रहा है उनकी शक्ल मुमताज से मिलती थी, तो इसीलिए क्या है उन्होंने शाहजहां से ही शादी कर ली थी। उसके बाद कदमहारी बेगम, उसके बाद अकबराबादी महल, मुमताज, हसीना बेगम, मोती बेगम, उसके बाद कुंदलिया बेगम, फतेहपुर महल, सरहिंद बेगम। इस प्रकार से 14 बेगमें हुई। और उसके बाद मुमताज के जाने के बाद भी 3 शादी क्या है शाहजहां ने की थी। तो ये उनकी बेगमों के बारे में। और आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं, उसके बाद जो महत्वपूर्ण उनके पुत्र हुए हैं और पुत्रियां हुए हैं वो ये इस प्रकार हैं। तो उसके बाद जो हुए हैं पुत्रियों की बात करें तो पुर हुनारा बेगम है,
जहां आरा बेगम है। उसके बाद पुत्रों की बात करें, दारा शिको है, क्या है, सहजुआ है, रोशन आरा बेगम है, उसके बाद मुराद है, मुराद बख्श है, और गोह आरा बेगम है। तो ये सब उनकी पुत्रियां और पुत्र हैं। तो आज हम क्या बात करेंगे, प्रारंभिक जीवन के बारे में तो बात कर ही नहीं है, राज्याभिषेक के बारे में बात करेंगे, शाहजहां के समय विद्रोह की बात करेंगे, धार्मिक नीति की बात करेंगे, साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे, दक्षिण मुगल प्रदेश का विभाजन की बात करेंगे, मध्य एशिया की बात करेंगे, शाहजहां के कुछ प्रमुख कार्य देखेंगे, शाहजहां की बीमारी की बात करेंगे और शाहजहां की मृत्यु की बात करेंगे। तो आज क्या है, टोटल शाहजहां को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। और जो एक प्रकार से ताजमहल बनने की राह या कहानी है उसको हम बाद में कहेंगे। तो जीवन परिचय के बारे में बात करें, शाहजहां का जन्म कहाँ, जोधपुर के शासक, शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ, जोधपुर के जो शासक हैं राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, मतलब हम इनकी पहले ही हम बात कर चुके थे, इनकी जो माता का नाम है वो जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को इनको जन्म लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसका बचपन का नाम खुर्रम था, सभी को पता है कि इसका बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था, सबसे छोटा पुत्र कौन था जहांगीर का, खुर्रम ही था, जो कि क्या है, छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी बना हुआ था। किससे, इसने छल की नीति अपनाई, और एक प्रकार से क्या है, फिर जहांगीर का क्या है, उत्तराधिकारी बन गया। वह कुशल वृद्धि का था, साहसी और शौकीन बादशाह था। वह बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसका विवाह 20 वर्ष की आयु में क्या है, नूरजहां के भाई आसिफ खान की पुत्री अर्जुमंद बेगम से हुआ था, जिसको आगे चल के क्या है, मुमताज कहा गया, 1612 में हुआ था। वही बाद में क्या है, मुमताज के नाम से उसकी प्रियतमा भी कहलाई। ये अपन ने पहले भी चर्चा कर ली थी। 20 वर्ष की आयु में ही क्या है, शाहजहां जहांगीर शासन एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जा चुका था। फिर उससे विवाह से उसकी शक्ति और बढ़ गई। नूरजहां अफसर खां उनका और उनके पिता मिर्जा गिया बेग को जहांगीर शासन के काल में करता धरता थे। शाहजहां के विश्वसनीय समर्थक हो गए थे। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान शौकत और ख्याति चरम सीमा पर थी। उसके दरबार में देश विदेश से क्या अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे। शाहजहां के वैभव और ठाठ बाट को देखकर चकित रह जाते थे। इसके शासनकाल का अधिकांश समय सुख शांति से बीता था। उसके राज्य में खुशहाली रहती थी और उसके शासनकाल की सबसे बड़ी देन उसके द्वारा निर्मित सुंदर विशाल भव्य भवन, उसके राज्य कोष में अपार धन था। सम्राट शाहजहां को क्या है, सब सुविधाएं प्राप्त थी। अब हम बात करेंगे उसके एक प्रकार से विद्रोहों की बात करेंगे कि उनके शासनकाल में किस प्रकार के विद्रोह हुए। तो विद्रोह की अगर हम बात करें कि किस प्रकार से उनके राज्य शासन में काल में विद्रोह हुआ, और राज्य अभिषेक की भी बात कर लेंगे। तो 14 फरवरी 1662 को शाहजहां का क्या है, राज्याभिषेक आगरा में होता है और अब्दुल फजल शहाबुद्दीन महमूद साहिब किराने साना की उपाधि उनको दी जाती है। विश्वास पात्र आसफ खां को क्या है, 7000 जात और 7000 सवार एवं राज्य के वजीर का पद प्रदान किया जाता है। किसको, विश्वास पात्र आसिफ खां को। ये क्या है, ससुर है उनके, किसके, शाहजहां के। उसको क्या है, 7000 जात और 7000 सवार प्रदान किए जाते हैं। महाबत खां को क्या है, 7000 जात और 7000 सवार के साथ खान खाना की उपाधि प्रदान की जाती है। इसी समय महाबत खां को नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने को कह दिया जाता है, और जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसको, नूरजहां को। एक प्रकार से नूरजहां के साथ उन्होंने बहुत ही एक प्रकार से नरम दिल व्यवहार किया था। जब नूरजहां ने क्या है, तमाम प्रकार की मतलब साजिशें रची थी कि वो खैरियाज को क्या है, एक प्रकार से शासन गद्दी देना चाहती थी। तो जो खैरियाज कौन है, तो खैरियाज उनका दामाद था। किसका, नूरजहां का। नूरजहां कौन थी, नूरजहां जहांगीर की बेगम थी। तो पहले जो नूरजहां है वो अपनी बेटी की शादी क्या है, खुर्रम से करना चाहती थी। खुर्रम कौन, खुर्रम यहाँ पर क्या है, शाहजहां है। तो पहले नूरजहां अपनी बेटी की शादी किससे कराना चाहती थी, शाहजहां से करना चाहती थी, मतलब खुर्रम से करना चाहती थी। लेकिन यद्यपि क्या है, मीना बाजार में
एक बार क्या है, शाहजहां घूमते घूमते जा रहे थे और उनकी नजर पड़ गई अर्जुमा बानो बेगम पे, मतलब कि मुमताज पे, और इस कदर की उनको भा गई और प्रकाश सुंदरता उसके मुंह में बस गई कि फिर उन्होंने मुमताज से शादी कर ली और नूरजहां का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। यहीं फिर क्या होता है कि फिर नूरजहां जो है अपनी बेटी की शादी किससे करती है, शहरयार से करती हैं, और शहरयार उनका दमान कहलाता है, और शहरयार को तमाम प्रकार से वो क्या है, एक प्रकार से राजगद्दी प्रदान कर देती है। और करने के बाद क्या होता है, लेकिन एक प्रकार से शहरयार शराबी था, विलासतापूर्ण जीवन जीता था, और वो क्या एक प्रकार से काबिलियत नहीं रखता था संतुलन चलाने की। और फिर क्या होता है कि जब शाहजहां क्या है दिल्ली पर आक्रमण करते हैं शहरयार के उसको हटाने के लिए, तो क्या महाबत का भी साथ देता है, किसका, शाहजहां का, और प्रकाश से क्या है शहरयार को कैद कर लिया जाता है, और जो नूरजहां है उनको क्या है एक प्रकार से लाहौर भेजा दिया जाता है 2 लाख की पेंशन के साथ। इस प्रकार से शाहजहां गद्दी पर बैठते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है। आगे शाहजहां के समय में विद्रोह कौन कौन से हुए, तो लगभग क्या है सभी मुगलों के शासनकाल में विद्रोह हुए। तो ये तो हमें पता है कि अकबर के समय में विद्रोह हुआ था, अकबर के बाद बाबर के समय में भी विद्रोह हुआ, बाबर के समय विद्रोह हुआ, उसके बाद हुमायूं के में हुआ, अकबर के में हुआ, और इसी प्रकार से क्या है सभी में क्या है सलीम के में भी हुआ, जहांगीर के में हुआ, तो शाहजहां के में भी हुआ। तो जितने भी मुगल शासनकाल हैं सबके समय क्या है विद्रोह होते रहे हैं। शाहजहां का शासनकाल इन सभी विद्रोह से अछूता नहीं रहा, उसके समय समय पर क्या है विद्रोह होते रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुंदेलखंड का विद्रोह, किसका विद्रोह, बुंदेलखंड का विद्रोह। बुंदेलखंड के विद्रोह की बुंदेलखंड के विद्रोह की बात करें तो 1628 से लेकर 1636 तक ये विद्रोह चला। इसमें कि क्या है वीर सेन है कौन, बुंदेला के पुत्र जुझार सेन ने प्रजा पर कड़ाई कर बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था। राजा जुझार सिंह के बारे में अगर आप जानते हो तो अगर आपने आल्हा नाम की कोई चीज सुनी होगी, आल्हा होता है, तो आल्हा में आपको क्या है आल्हा मिल जाएगा, क्या है आल्हा उछल के बहुत जिनके जिससे बावनगढ़ कांपते थे। तो अगर आप समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ये पहले तक गढ़ हुआ करते थे पहले, जैसे बावनगढ़, जिसमें कि क्या है प्रतापगढ़ हुआ करता था, पथरीगढ़ हुआ करता था, और यहीं पर क्या है महोबा हुआ करता था। तो पहले बावनगढ़ हुए करते थे, अगर आप समझ पा रहे हो, आपने कभी आल्हा नाम की कोई चीज देखी होगी। तो उस समय क्या है बुंदेलखंड के जो बुंदेलखंड गढ़ था उस समय उसके राजा कौन थे, जुझार सिंह। तो शाहजहां का उनसे भी क्या है एक प्रकार से विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर क्या है वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने प्रजा पर कड़ाई करके मतलब बहुत सारा शासन लगा के कड़ाई करके क्या है बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था, एकत्रित धन की जांच न करवाने के कारण शाहजहां ने उनके ऊपर 1628 में क्या है आक्रमण कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भाई राजा जुझार सिंह ने क्या है शासन पर कड़ाईता से लाके और प्रजा पर कड़ाईता से लाके बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था, और कारण ना बताने के कारण क्या है शाहजहां ने क्या है उन पर आक्रमण कर दिया। 1629 में जुझार सिंह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर माफी मांग ली, ऐसा कहा जाता है। लगभग 5 वर्ष की मुगल वफादारी के बाद जुझार सिंह ने गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के शासक प्रेम नारायण की राजधानी चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ भाई, राजा जुझार सिंह ने क्या किया, गोंडवाना पर आक्रमण किया और वहां के जो शासक प्रेम नारायण की राजधानी है चौरागढ़ उस पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने जुझार सिंह को परास्त कर भगत सिंह के लड़के देवी सिंह को ओरछा का नया शासक बनाया। तो ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। जब आप गढ़ों की बात करेंगे तो मैं गढ़ की सीरीज भी लेके आऊंगा कि कौन कौन से 52 गढ़ थे और कौन कौन से वहां के राजा हुआ करते थे। फिलहाल हम चल रहे हैं मध्य भारत में और उसी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, जब औरंगजेब आता है तो औरंगजेब क्या है फिर राजा जुझार सिंह को परास्त कर देता है, उसको हरा देता है एक बड़ी विशाल सेना लेके, और जो भगत सिंह के लड़के देव सिंह हैं उनको उनके लड़के को क्या है ओरछा का नया शासक बना देता है। इस तरह यह विद्रोह 1635 में समाप्त हो गया। चंपत राय एवं छत्रसाल जैसे महोबा शासकों ने बुंदेलों के संघर्ष को जारी रखा। उसके बाद क्या है चंपत राय और छत्रसाल, उसके बाद कौन, चंपत राय और छत्रसाल जैसे महोबा शासकों ने बुंदेलों के संघर्ष को जारी रखा। इसके बाद भी लेकिन क्या है ये समाप्त नहीं हो बुंदेल का संकट। इसके बाद क्या है
चंपत राय और छत्रसाल, इन्होंने क्या है आगे बुंदेल है उनका संघर्ष जारी रखा किसके साथ, मुगल सत्ता के साथ। ये था किसका, बुंदेलों का विद्रोह 1628 से लेकर 1636 तक। उसके बाद खाने जहां लोधी का विद्रोह, किसका, खाने जहां लोधी का विद्रोह, तो 1628 से लेकर 1631 तक। कब से, 1628 से लेकर 1631 तक। पीर खां और खाने जहां लोधी एक अफगान शासक था। कौन था, पीर खां और खाने जहां लोधी एक अफगान सरदार था। इससे शाहजहां के समय में मालवा की सूबेदारी मिली थी। किसके समय पर, शाहजहां के टाइम पर इसको क्या है, मालवा की सूबेदारी मिली थी। 1629 में मुगल दरबार में सम्मान न मिलने के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर खाने जहां अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में पहुंचा। यहीं से गड़बड़ी होती है। अगर कोई शासक एक प्रकार से राजा से नाखुश है या अपमान महसूस कर रहा है, तो उसको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए कि भाई सम्मान नहीं मिल रहा है। यही तो हुआ ना, कांग्रेस की सत्ता क्यों पलट रही मध्य प्रदेश में। भाई सिंधिया जी को एक प्रकार से उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप उनको जब तक सम्मान और वो जो पद की लालसा है वो नहीं दोगे, तो वो वैसे ही विपक्ष में जाएंगे और पद लेंगे। यही होता है किसके साथ, हमारे जो अफगान शासक हैं, कौन, पीर उर्फ खाने जहां, वो क्या है, अहमदनगर के शासक निजाम से मिल जाते हैं। और निजाम से मिलने के बाद क्या होता है, निजाम से मिलने के बाद क्या है, निजाम उन्हें क्या है, वीर की जहांगीरदारी शर्त पर प्रदान करता है। मतलब जहांगीर तो देता है लेकिन शर्त भी रखता है, वह मुगलों के कब्जे से अहमदनगर क्षेत्र को वापस कर देंगे। ऐसी शर्त रखता है कि भाई तुम्हें हम जागीर तो दे रहे हैं, लेकिन जो मुगल के क्षेत्र में उनका क्षेत्र है उनको मुक्त करना हुआ। 1629 ईस्वी में क्या है, शाहजहां ने दक्षिण पहुंचने पर खाने जहां को दक्षिण में कोई सहायता न मिली, अतः निराश होकर उसे उत्तर पश्चिम की ओर भागना पड़ा। अंत में बांदा जिले के सिहोंदा नामक स्थान पर माधव सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी तथा इस तरह 1631 में खानजहां का विद्रोह भी समाप्त हो गया। कोशिश तो की खाने जहां ने कि भैया अहमदनगर जाके निजाम से मिला, और निजाम ने गद्दी देना का वादा भी कर दिया, लेकिन मुगल क्षेत्र से वो अहमदाबाद का जो क्षेत्र वो छुड़ा नहीं पाया। और 1631 में क्या है, खाने जहां का विद्रोह भी समाप्त हो गया। कहा किसने हत्या की थी, माधव सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। भाई दक्षिण में कोई सहायता भी तो नहीं मिली ना। हाँ, पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से शाहजहां ने 1632 में अनेक महत्वपूर्ण कदम और अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां के समय में 1630-32 में दक्कन व गुजरात में भीषण अकाल पड़ा, जिसकी भयंकरता का उल्लेख अंग्रेजी व्यापार पीटर मुंडी ने किया। किसने किया है, पीटर मुंडी ने किया भयंकर अकाल का उल्लेख। शाहजहां के शासनकाल में क्या है, सिख पंथ छठवें गुरु हरिगोबिंद सिंह से मुगलों का संघर्ष भी हुआ, जिसमें क्या है, सिखों की हार भी हुई थी। मैंने पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में बताया था कि किस कारण से क्या है सिखों का मुगलों से संघर्ष हुआ था। तो जहांगीर के क्या है, जहांगीर के टाइम पर ही क्या है सिखों का एक प्रकार से मुगलों से संघर्ष जारी हुआ था। जहांगीर जहांगीर का बेटा खुर्रम एक प्रकार से जो सिखों के गुरु थे, तो उसका समर्थन क्या है, खुर्रम को था। तो इसी बात पर क्या है, जहांगीर ने उनको कैद करवा लिया। तो यहीं से क्या है, शुरू हुआ था सिखों और मुगलों में संघर्ष। और इसमें क्या है, छठवें गुरु की मृत्यु भी हो जाती है, औरंगजेब के समय गला काट दिया जाता है। इससे तो और पीक पर पड़ जाता है मुगलों और सिखों का एक प्रकार से संघर्ष। तो ये विद्रोह थे किसके, शाहजहां के शासनकाल की। कितने विद्रोह हुए थे, तो 2 विद्रोह हुए थे। एक हुआ था बुंदेलखंड का और एक हुआ था खाने जहां लोधी का। और दोनों ही विद्रोह क्या है, अंततः समाप्त हुए। साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत में क्या है, शाहजहां के साम्राज्य विस्तार काफी हुए। जैसे कि बात करें
जहांगीर के राज्यकाल में मुगलों के आक्रमण से अहमदनगर की रक्षा करने वाला मलिक अंबर की मृत्यु के उपरांत सुल्तान एवं मलिक अंबर के पुत्र फतेह खां के बीच में आंतरिक कलह के कारण शाहजहां के समय महाबत खां को दक्कन एवं दौलताबाद प्राप्त करने की सफलता मिल गई। तो अहमदनगर किस प्रकार से मिल गया, किसको? मुगलों को। क्या है? जहांगीर के राज्यकाल में, जहांगीर इनके पिता, इनके राज्यकाल में क्या होता है कि मुगलों के आक्रमण से अहमदनगर की रक्षा करने के लिए मलिक अंबर की मृत्यु। तो पहले जो अहमदनगर का राजा कौन हुआ करता था? मलिक अंबर की क्या है मृत्यु के उपरांत सुल्तान एवं मलिक अंबर के पुत्र सुल्तान एवं मलिक अंबर के पुत्र फतेह खां के बीच आंतरिक कलह के कारण। अब भाई एक प्रकार से जब मलिक अंबर की क्या है मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र और उनके पुत्र होते हैं और सुल्तान, दोनों उनके पुत्रों के बीच क्या है आंतरिक कलह के कारण एक प्रकार से अहमदनगर पहले क्या है अहमदनगर पहले क्या है मलिक अंबर के क्षेत्र में आता था और मलिक अंबर के क्षेत्र में आते हुए क्या है जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्रों के बीच आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाता है और इसी का फायदा उठाता है शाहजहां। और शाहजहां क्या है जो महाबत खां है उसको भेजता है और वह दक्कन एवं दौलताबाद प्राप्त करने में उसको सहायता मिल जाती है। 1633 में क्या होता है अहमदाबाद नगर का मुगल साम्राज्य में विलय हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाता है कौन? हमारा अहमदनगर। नाम मात्र के शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कारावास में डाल दिया गया। इस प्रकार निजाम शाही वंश का अंत हो गया। किसका? निजाम शाही वंश का अंत हो गया। इस प्रकार यद्यपि शिवाजी के जो पिता हैं शाहजी भोसले ने 1635 में मुर्तजा तृतीय को निजाम शाही वंश का शासक घोषित कर संघर्ष किया किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। चूंकि शाहजी की सहायता है अप्रत्यक्ष रूप से गोलकोंडा एवं बीजापुर के शासक ने की। यहीं से क्या है फिर होगा हमारा मराठों का उदय। चूंकि क्या है गोलकोंडा एवं बीजापुर के शासकों ने शाहजी की सहायता की, इसीलिए शाहजहां ने इनको दंड देने के उद्देश्य से दौलताबाद पहुंचाया। गोलकोंडा के शासक अब्दुल शाह ने डर कर शाहजहां से क्या है निम्न शर्तों पर संधि कर ली। चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से तो क्या है गोलकोंडा और बीजापुर के शासक जो शिवाजी के पिताजी है शाहजी उनको तो सहायता कर रहे थे, लेकिन जब इस बात का शाहजहां को पता चला तो क्या है फिर निम्न शर्त पर यहाँ पर वो तैयार हुए। कौन? गोलकोंडा के शासक अब्दुल्लाह शाह। तो बादशाह को 6 लाख रुपए का वार्षिक कर देना मंजूर है किया। भैया बादशाह क्या करेगा? 6 लाख रुपयों का वार्षिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद बादशाह के नाम से सिक्के डलवाना एवं खुतबा पढ़वाने की बात मान ली थी। उसके बाद साथ ही बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सैन्य कार्रवाई में सहयोग की बात भी कही थी। गोलकोंडा के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद से कर दिया था। मीर जुमला फारस का प्रसिद्ध व्यापारी। कौन? मीर जुमला फारस का प्रसिद्ध व्यापारी जो कि गोलकोंडा का वजीर था, मुगल सेना में चला गया और उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। इसकी कहानी कोहिनूर हीरे की कहीं एक आदन चलेगी तो बताएंगे। तो जो फारसी का व्यापारी है प्रसिद्ध, वो क्या है गोलकोंडा का वजीर था और पहले तो व्यापारी था, फारस का प्रसिद्ध व्यापारी था मीर जुमला और गोलकोंडा का वजीर भी था। उसने ही क्या है वो मुगल सेना में चला गया और फिर उसने क्या है शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। ये तो हुआ किसका? ये कहानी थी अहमदनगर की। अब बात करेंगे बीजापुर की बात करेंगे तो बीजापुर के शासक आदिल शाह। कौन है बीजापुर के शासक? बीजापुर के जो शासक है आदिल शाह द्वारा सरलता से अधीनता ना स्वीकार करने पर शाहजहां ने उनके ऊपर 3 ओर से आक्रमण किया। बचाव का कोई भी मार्ग ना पाकर आदिल शाह ने 1636 में शाहजहां की शर्तों को स्वीकार करते हुए संधि कर ली।
संधि की शर्तों में क्या है, बादशाह को बाशिक कर देना होगा, गोलकुंडा को परेशान ना करना होगा, शाहजी भोसले की सहायता ना करनी होगी। और इस प्रकार बादशाह शाहजहां क्या है 11 जुलाई 1636 ईस्वी को औरंगजेब को दक्षिण राजनीतिक प्रतियों का घोषित करते हैं। एक प्रकार क्या होता है, यहाँ तक का सफर करने के बाद 11 जुलाई 1636 को शाहजहां अपने पुत्र औरंगजेब को क्या है यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं, कहाँ का, दक्षिण का। और यहीं से फिर कला शुरू होती है, औरंगजेब और शिवाजी द मराठा। यहाँ कलह को हम वो पढ़ेंगे और वो हम बाद में पढ़ेंगे उसको। साम्राज्य विस्तार तो पहले से ही कर देते हैं, गुजरात को बनाते हैं। दारा शिकोह जो होता है उसका बड़ा पुत्र वो आगरा में ही रहता है, और उसके बाद जो गुजरात है वो मुराद बख्श को दे देते हैं। तो साम्राज्य का विस्तार तो एक प्रकार से वो कर देते हैं, कौन, शाहजहां। उसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण मुगल प्रदेश का विभाजन, किसका, दक्षिण मुगल प्रदेश का विभाजन। तो औरंगजेब के समय क्या है, 1636 से लेकर 1644 तक दक्षिण का सूबेदार रहा कौन, औरंगजेब। कब से लेकर 1636 से लेकर 1644 तक ये सूबेदार रहा दक्षिण का। इस बीच उसने औरंगाबाद को मुगल द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेशों की राजधानी बनाया। इसने दक्षिण के मुगल प्रदेश का निम्न सूबा विभाजित किया। कैसे कैसे, खानदेश इसकी राजधानी बुरहानपुर थी, तो खानदेश को भी जीता था, और इसकी राजधानी कहाँ पर रखी, बुरहानपुर थी। इसके पास आसिरगढ़ का भी शक्तिशाली किला था। उसके बाद करें बरार, इसकी राजधानी क्या थी, इलिचपुर थी। तेलंगाना इसकी राजधानी नंदेड़ थी। अहमदनगर, इसके अंतर्गत अहमदनगर के जीते गए क्षेत्र शामिल थे, ठीक है। 1644 में क्या होता है, औरंगजेब को विवश होकर दक्कन के राज प्रतिनिधि पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसका कारण उसके प्रति दारा शिकोह का निरंतर विद्रोह या दारा शिकोह के प्रति शाहजहां का पक्षपात था। तदुपरांत क्या होता है कि औरंगजेब 1645 ईस्वी में गुजरात का शासक बन जाता है, ठीक है। अब दक्कन से होकर गुजरात को और परिवर्तित हो जाता है कौन, औरंगजेब। इस बाद में क्या है, बलबख्श खां तथा कांधार पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, पर यह आक्रमण असफल रहे। 1692 में पुनः उसे दूसरी बार दक्कन का प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाता है। तब से दौलताबाद या औरंगाबाद उसकी सरकार का प्रतिनिधि कार्यालय रहा है। एक बार गुजरात भेजा जाता है, फिर उसके बाद दोबारा उसको एक प्रकार से दक्कन का प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया जाता है, और तब से लेकर दौलताबाद या औरंगाबाद उसी की सरकार का प्रतिनिधि कार्यालय रहता है। 1692 से लेकर 1657 में दक्षिण की सूबेदारी के अपने दूसरे कार्यकाल में औरंगजेब ने दक्षिण में मुर्शिद कुली खां के सहयोग से लगान व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। अपने इन सुधार कार्यों में औरंगजेब ने टोडरमल एवं मलिक अंबर की लगान व्यवस्था को आधार बनाया। लगान की व्यवस्था के लिए उसने किसका इस्तेमाल किया, अकबर के समय टोडरमल, जो कि क्या है, लगान का कार्यकाल देखते थे तो टोडरमल और मलिक अंबर की लगान का व्यवस्था को एक प्रकार से आधार बनाया। औरंगजेब ने अपने द्वितीय कार्यकाल दक्कन की सूबेदारी के दौरान संपन्न सैनिक अभियान के अंतर्गत गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को 1636 में संपन्न संधि की अवहेलना करने एवं मीर जुमला के पुत्र मोहम्मद आमीन को कैद करने के अपराध में दंड देने के इरादे से फरवरी 1656 में गोलकुंडा के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह औरंगजेब के आक्रमण से इतना भयभीत हो गए कि राजा हर शर्त मानने के लिए तैयार हो गए। परिणाम स्वरूप एक और संधि संपन्न हुई। सुल्तान ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल आधिपत्य के समय गोलकुंडा विश्व के सबसे बड़े हीरा विक्रेता बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। तो गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था, हीरे के लिए प्रसिद्ध था। विश्व का जो मतलब सबसे खास हीरा गोलकुंडा में ही मिल जाता, उस समय गोलकुंडा ही प्रसिद्ध था हीरा के समय में। तो जब औरंगजेब को क्या है, दक्षिण का मनसबदारी, या हम कहें मनसबदारी तो नहीं कहेंगे, एक प्रकार से प्रतिनिधित्व के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है। तो उन्होंने क्या है,
एक प्रकार से भारी मात्रा में दक्षिण को जीता और विकास किया। वो उनकी नीति का प्रकार से चरण था। तो ये साम्राज्य विस्तार की नीति। मध्य एशिया की बात करें तो मयूर सिंहासन पर शाहजहां, किस पर? मयूर सिंहासन पर शाहजहां। शाहजहां ने मध्य एशिया को विजित करने के लिए 1645 ईस्वी में शाहजहां मुराद एवं 1647 में शहजादा औरंगजेब को भेजा, पर उसे सफलता नहीं मिली। कांधार। कांधार मुगलों एवं फारसियों के मध्य एक लंबे संघर्ष का कारण बना रहा। फारसियों और मुगलों के बीच कांधार लंबे संघर्षों का केंद्र बना रहा। 1628 में कांधार का किला वहां के किलेदार अली मर्दाना खान ने मुगलों को दे दिया। 1648 में इसे पुनः फारसियों के ने अधिकार कर लिया इस पर। 1649 ईस्वी में 1692 में कांधार को जीतने के लिए दो सैन्य अभियान किए गए, परंतु दोनों में सफलता मिली। 1653 में दारा शिकोह द्वारा कांधार को जीतने की कोशिश नाकाम रही। इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में कांधार ने मुगल को कभी भी क्या है आधिपत्य नहीं होने दिया, मतलब कांधार को कभी जीत नहीं पाए मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के प्रमुख कुछ कार्य देख लेते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु की बात कर लेंगे। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। किसने? शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। इलाही सम्मत के नाम पर हिजरी सम्मत का आरंभ किया। गोहत्या पर से प्रतिबंध हटा लिया। हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर भी पाबंद लगा दिया। गोहत्या पर से क्या है प्रतिबंध उठा लिया। हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी। अपने शासन के 7वें वर्ष तक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार अगर कोई हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से हिस्सा प्राप्त होगा। हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए पृथक एक विभाग खोला गया। बहुत बढ़िया, ये तो मतलब गजब है। पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा होने पर आगरा के गिरजाघर को तोड़वा दिया। मुगल कालीन स्थापित वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण कराया, जिस कारण उसका शासनकाल मध्यकालीन के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है स्थापत्य की दृष्टि से। थोड़ी सी विदेशी यात्री के बारे में हम बात करेंगे। तो शाहजहां के शासनकाल में क्या है अनेक विदेशी यात्रियों ने क्या है मुगल कालीन भारत की यात्रा की। इन विदेशियों में 2 फारसी यात्री थे, जीन बपस्तित टेबनियर जो एक जौहरी था। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा की थी। दूसरा फ्रांसीसी बर्नियर था जो कि एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। इस काल में आने 2 इतालवी यात्री पीटर मुंडी और निकोलो मुंशी थे। मुंशी अनेक घटनाओं का विशेषता उत्तरकाली युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने स्टोरियो डी मोगोरो नामक अपने यात्रा वर्तन में समकालीन इतिहास का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जिस समय क्या है एक प्रकार से उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, उस समय क्या है उस समय जो ये यात्री थे उन्होंने क्या सजीवन उसका वर्णन किया। इस प्रकार औरंगजेब मुराद और दारा शिकोह के बीच क्या है शाहजहां के बाद प्रकार से 4 पुत्र उत्तराधिकारी लड़ रहे थे, तो उनका ये क्या है सजीवन उन्होंने देखा है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। किसका? धर्मत का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ था। कब? धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था, और जहां पर क्या है किसकी विजय हो गई थी? जहां पर औरंगजेब की विजय हो गई थी। अब थोड़े से हम बात करेंगे किसके? शाहजहां की बीमारी के बाद। शाहजहां की बीमारी के बारे में बात करेंगे। शाहजहां की बीमारी के बारे में बात करें तो शाहजहां की अगर हम बीमारी की बात करें तो शाहजहां की बीमारी को क्या है लंबे समय से क्या है उनकी बीमारी चल रही थी। सन 1657 में शाहजहां बहुत बीमार हो गए। उस समय उसने दारा को अपना विधिवत उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये जब क्या है सबको पता चलता है तो सभी जो उनके शहजादे हैं एक प्रकार से चिंतित हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा होता है औरंगजेब, क्योंकि उसको शासन पाने की बड़ी जल्दी थी। जब उसको पता चलता है कि दारा शिकोह को शासन मिल गया
तब तो भैया फिर वो युद्ध करने के लिए एक प्रकार से तैयार हो जाता है। दारा भी राजधानी में रहकर अपने पिता की सेवा और शासनकार की देखभाल करने लगा। विनियर ने लिखा, मैंने सूरत में आकर यह मालूम किया कि शाहजहां की उम्र उस समय 70 वर्ष के आसपास थी और उनके 4 पुत्र 2 पुत्रियां। कई वर्ष से उसने अपने चारों पुत्रों को भारत के बड़े बड़े 4 प्रदेशों का एक प्रकार से राज दे दिया था, संपूर्ण अधिकार प्रदान किए थे। उसमें यह भी विदित हुआ कि एक वर्ष कुछ अधिक काल से बादशाह ऐसा बीमार हुआ कि उसने जीवन में भी संदेह नहीं किया हुआ, और उसकी ऐसी अवस्था देखकर शहजादों के राज्य प्राप्ति के लिए मंसूबे बांधने और उद्योग प्रारंभ कर दिए। अंत में भाइयों में लड़ाई छिड़ी और 5 वर्ष तक चली। तो जिस समय एक प्रकार से बाप बीमार है और ये जो शहजादे हैं वो अपने राजसत्ता पाने में लगे हुए हैं, ऐसा क्या है बेनियर ने लिखा, उस समय उसने देखा। उत्तराधिकारी को युद्ध देखेंगे तो शाहजहां के बीमार पड़ने पर चारों पुत्र दारा शिको, शाहसुजा, औरंगजेब एवं मुराद बख्श में उत्तराधिकारी के लिए क्या है संघर्ष प्रारंभ हो गया। शाहजहां की मुमताज बेगम द्वारा उत्पन्न 14 संतानों में से 7 जीवित थी, जिसमें से 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। जहान आरा, रोशन आरा एवं गौहान आरा थी। जहां आरा ने दारा का और रोशन आरा ने औरंगजेब का एवं गौहान आरा ने मुराद का समर्थन किया। अलग अलग तीनों बहनें और तीनों भाइयों का अलग अलग समर्थन कर रही हैं। शाहजहां ने चारों पुत्रों में से दारा सर्वाधिक उदार, शिक्षित एवं सभ्य था। मतलब सबसे बड़ा भाई था, उसको एक प्रकार से अकबर का लघु रूप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नीतियों में अकबर की नीति झलकती है। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। उत्तराधिकारी की घोषणा से ही उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्धों की इस श्रृंखला का प्रथम युद्ध ये मतलब जब भी उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ तो पहला युद्ध किसके बीच हुआ? शाहसुजा एवं दारा के लड़के सुलेमान शिको तथा आमेर के राजा जयसिंह के मध्य 24 फरवरी 1698 को बहादुरपुर में हुआ। इस संघर्ष में शाहसुजा पराजित हुआ। दूसरा युद्ध हुआ औरंगजेब एवं मुराद बख्श के दारा की सेना, जिसका नेतृत्व महाराजा जसवंत सिंह एवं कासिम खां कर रहे थे। मध्य 25 अप्रैल 1658 को धर्मटक नामक स्थान पर हुआ। इसमें दारा की पराजय हुई। औरंगजेब ने इस विजय की स्मृति में क्या फतेहाबाद नामक नगर की स्थापना की। तीसरा युद्ध हुआ दारा एवं औरंगजेब के बीच। कब हुआ? 8 जनवरी 1698 को सुमागढ़ में हुआ। इसमें भी दारा शिकोह को पराजय का सामना करना पड़ा और 5 जनवरी 1559 को क्या है उत्तराधिकारी का एक और युद्ध लड़ा गया, खुजबा नामक स्थान पर लड़ा, जिसमें क्या जसवंत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका औरंगजेब के विरोध से थी, जिसमें कि क्या है औरंगजेब सफल हुआ। और इस प्रकार से क्या है फिर औरंगजेब एक प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर क्या है शासन कर लेता है और क्या है अपने जो पिता है उसको क्या है बंदी बना लेता है। शाहजहां की मृत्यु के बारे में बात कर लेंगे। शाहजहां लगभग क्या है 8 वर्ष तक आगरा के किले में सहबुर्ज में कैद रहा। उसका अंतिम संस्कार बड़े दुख एवं मानसिक कलेश में बीता। उसका जो अंतिम समय है वो बड़े दुख एवं मानसिक कलेश में बीता था। उस समय उसकी प्रिय पुत्री जहां आरा उसकी सेवा के लिए साथ रहती थी। शाहजहां ने उन वर्षों को अपना वैभवपूर्ण जीवन का स्मरण करते हुए ताजमहल को आश्रित पुत्र नेतों से देखते हुए बिताए अंतिम समय। उनका जो अंत है जनवरी में सन 1666 में उसका देहांत हो गया। उस समय उसकी आयु 74 वर्ष थी। उनकी जो प्रिय बेगम है कौन? ताजमहल, उन्हीं की कब्र में दफनाया गया, ऐसा कहा जाता है। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। राज दरबार में उसे काफी मान सम्मान और प्रतिष्ठा थी। जिसने जिस महत्वपूर्ण कृति की रचना की उसका नाम है पादशाह नामा। अगर आपको शाहजहां के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए है तो ये एक ग्रंथ है पादशाह नामक, उसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। किसकी? शाहजहां के बारे में। पादशाह नामक को शाहजहां के शासनकाल का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से शाहजहां के बारे में समस्त प्रकार की जानकारी यहाँ पर हमने दे दी है। और इसके बाद इनके जो शाहजहां के 3 पुत्र हैं
4 पुत्र हैं, चारों पुत्रों में युद्ध होता है और उसके बाद अंततः क्या है, औरंगजेब जीत जाता है और औरंगजेब क्या है, एक प्रकार से दिल्ली का और मुगल सल्तनत का क्या है, नया शासक बन जाता है। और औरंगजेब की कहानी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए शाहजहां की वीडियो में अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा, जानने को कुछ नया सीखने को मिला, या कुछ इतिहास के बारे में कुछ नया जानने को मिला, या इसके द्वारा आपको कुछ फैक्ट पता चले या कुछ लाभ पता चला, तो आपको क्या इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। नहीं आता पसंद कोई बात नहीं, अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे चल के क्या है, एक प्रकार से शाहजहां और मुमताज़ के बारे में अगली वीडियो बनाने वाले हैं, किस प्रकार से ताजमहल का निर्माण की ओर वो गति हुई। तो इस प्रकार से वैसे तो उनकी बहुत सारी बेगम थी, लेकिन मुमताज़ के लिए क्यों बनवाया, ये इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए इतिहास को जानने के लिए और देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, यहाँ क्योंकि मैं सब आपको सुना रहा हूँ, कोई भी लिखने का कार्य नहीं है, कोई भी पढ़ाने का काम नहीं है, मेरे द्वारा क्या सिर्फ इतिहास को एक प्रकार से बोला जा रहा है और आपको इसकी जानकारी दी जा रही है। तो तब तक के लिए इतिहास को देखने और सुनने के लिए देखते रहिए भारत का स्वर्णिम इतिहास। मिलते हैं अगले एपिसोड में।